तो मूवी की शुरुआत में हमें अभय पटनायक की टीम को दिखाया जाता है जो राजस्थान के बड़े राजा के महल में रेड मारने जाते हैं क्योंकि राजा ने भी टैक्स चोरी की थी। लेकिन वह राजा तो पीछे के रास्ते से अपना सारा पैसा और सोना गाड़ियों में रखकर निकाल देता है। यहाँ तक कि वह उन ऑफिसर्स को डराने के लिए उन पर फायरिंग तक करवा देता है। राजा को लग रहा था कि अब उसका माल कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर पटनायक तो पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था। वो राजा के सारे ट्रक को पीछे के रास्ते में घेर लेता है और सारा पैसा सीज कर लेता है। अब जब ये बात राजा को पता चलती है तो वह अपने आदमी को पटनायक से डील करने के लिए भेजता है ताकि उसका पैसा उसे वापस मिल सके। तो वह आदमी पटनायक से पूछता है कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस सारा पैसा वापस कर दो। इस पर पटनायक उनसे 2 करोड़ की घूस मांगता है कि पैसा लाओ और अपना पैसा ले जाओ, और ये डील हो जाती है। फिर हम ताऊ जी को देखते हैं जो रेड वन में पटनायक का शिकार बन गए थे। वह अभी भी जेल की हवा खा रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद हमें बताते हैं कि उस राजा से घूस लेने के इल्ज़ाम में पटनायक का ट्रांसफ़र भोज में हो गया है और वह अपनी बीवी और बच्ची के साथ वहीं चला जाता है। हालांकि पटनायक के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वह घूस भी मांग सकता है। खैर, अब भोज में एंटर करते ही पटनायक को दादा भाई के बड़े बड़े बैनर दिखते हैं जिसमें सिर्फ उन्हीं का बखान था कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की है। इसके बाद हमें दादा भाई को दिखाते हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं और वो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर रखते हैं। साथ ही वो लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए पूरा बोझ उनकी बात मानता है। इधर पटनायक आते ही अपने सारे साथियों से मिलता है। तब एक ऑफिसर मजाक में पटनायक को ताना मारता है कि कैसे उन्होंने घूस मांगी थी। तब पटनायक को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वह उसे कुछ कहता नहीं। फिर पटनायक अगले दिन अपनी फैमिली के साथ दादा भाई के फाउंडेशन में घूमने जाता है, जहां वह शक की निगाहों से हर चीज़ को देख रहा था और उसे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जिन्हें वह नोट कर लेता है। फिर वह वहाँ के आदमियों से दादा भाई की कहानी पूछता है कि वह आखिर इतना बड़ा आदमी बना कैसे। तब वह बताते हैं कि दादा भाई लोगों की काफ़ी मदद करते थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर उन्हें चुनाव में खड़ा होने के लिए कहा। और जब दादा भाई सीएम के पास उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने गए तो सीएम ने दादा भाई की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा दिया, जिसके बाद पब्लिक के सपोर्ट से दादा भाई निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हुए और एमएलए बन गए। साथ ही उन्होंने कई और एमएलए अपने साथ मिला, लेकिन तब सीएम को अपनी पार्टी बचाने के लिए दादा भाई से ही हाथ मिलाना पड़ा। और उसके बाद दादा भाई का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया और वह कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। ये सुनकर पटनायक दादा भाई के टैक्स के बारे में फाइल्स निकालता है, जहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं थी, और पटनायक सोचता है कि इतना शरीफ आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता कि ज़रा भी गड़बड़ ना करे। इसके बाद वो दादा भाई के हर इलाके पर नज़र रखता है और फिर उसे एक खेत नज़र आता है जहाँ गन्ने फसल कटने के बाद भी खड़े थे। पता करने पर मालूम पड़ता है कि दादा भाई इस खेत की फसल को हर साल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना जाने नीचे क्या है। तब पटनायक जाकर खेत की जांच करता है और उसे भी लगता है कि ज़रूर नीचे कुछ होगा। तभी दादा भाई सिर्फ यही फसल नहीं कटवाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पटनायक और उसकी टीम पर, जहां पटनायक सबको बताता है कि आखिर उसका ट्रांसफ़र यहाँ क्यों हुआ है। असल में पटनायक को दादा भाई के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए जब उसने राजस्थान के राजा के यहाँ रेड मारी तो जानबूझकर घूस मांगे ताकि उसके सर इसी इल्ज़ाम में उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दे। और जैसा पटनायक ने सोचा था उसे भोज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ दादा भाई का राज था। अब यहाँ आते ही पटनायक सबसे पहले दादा भाई के फाउंडेशन पर नज़र रखता है। साथ ही वह दादा भाई से जुड़े सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसे हाथों पकड़ सके। तब पटनायक को मालूम पड़ता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों के नाम पर ही कई कंपनी खोली है टैक्स बचाने के लिए। इसी तरह से पटनायक दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत लाकर अपने सर को दिखाता है और उनसे पीस वारंट पर साइन करवा लेता है रेड मारने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वह अपनी टीम से कहता है कि आज हमें दादा भाई के घर रेड मारने चलना है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पर वो पटनायक को मना नहीं कर सकते थे, वरना उनकी नौकरी चली जाती। फिर ये लोग सीधा दादा भाई के घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही दादा भाई उनका इंतज़ार कर रहा था और वो इन्हें खुली छूट दे देता है कि जैसे मन हो वैसी रेड करो। अब ये लोग रेड तो शुरू करते हैं पर इन्हें कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद ये लोग सीधा दादा भाई की फाउंडेशन में जाते हैं। पर यहाँ भी सब चीज़ एकदम क्लियर थी। हालांकि दादा भाई पर उंगली उठाने के लिए अब वहाँ की भीड़ सारे ऑफिसर्स को मारना चाहती थी, पर दादा भाई आकर उन्हें रोक देते हैं और पटनायक से बताते हैं कि जब से तुम आए हो तब से हमारी भी नज़र तुम पर है।
इसलिए तुम्हारे आने से पहले सब कुछ गायब कर दिया गया था। यानी दादा भाई पटनायक से भी आगे हैं। यहाँ तक कि दादा भाई ने उस गन्ने के खेत से भी अपना सारा पैसा निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दिया था, जिससे पटनायक को काफ़ी गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब पटनायक को पता चलता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ रेड मारने से उसको सस्पेंड कर दिया गया है और पटनायक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ताऊ जी को देखते हैं जो अब पैरोल पर जेल से बाहर आ गया था और अपने आदमी से कह रहा था कि यह पटनायक इतनी आसानी से शान बैठने वालों में से नहीं है, ये ज़रूर कुछ बड़ा प्लान करके आएगा। वहीं हम पटनायक को देखते हैं जो किसी सोच में बैठा हुआ था और उसे याद आता है कि दादा भाई के यहाँ से आते समय एक आदमी ने उसे पर्ची दी थी जिस पर नेहा राठौड़ लिखा था, इसलिए पटनायक उसी के बारे में पता करने लगता है। फिर कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद पटनायक को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में नेहा राठौर एक टाइम पे दादा भाई की लवर थी, जिसने बाद में अपनी जान दे दी, पर सच्चाई कुछ और ही थी। ये जो दादा भाई था ये गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म करता था। यहाँ तक कि उन्हें फंसाकर वो उनकी ज़मीनें भी कम दाम में खरीद लेता था, और लड़कियाँ गरीब थी इसलिए कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। इसी तरह से जब नेहा ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो दादा भाई ने उसे मारकर आत्महत्या का नाम दे दिया। फिर जब पटनायक बाकी लड़कियों से बात करता है कि आप एक बार दादा भाई के खिलाफ गवाही दे दो, तो डर के मारे कोई भी लड़की नहीं मानती, और ये सब वही खड़ी पटनायक की बीवी सुन रही थी। इधर हम दादा भाई को देखते हैं जो आज भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह एक ऐसे वकील के पास जाता है जो पूरा बेईमान था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। वह उस वकील को पैसे खिलाकर कहता है कि हमें दादा भाई के खिलाफ अपील डालनी है आपके नाम से, जिसमें दादा भाई ने नौकरी के नाम पर लड़कियों से ज़मीनें हड़पी हैं। तब पैसों के लालच में वह वकील मान जाता है, और जब दादा भाई को अपील की बात पता चलती है तो वह भड़क जाता है कि ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इधर हम एक नए ऑफिसर बब्बन को देखते हैं जो पटनायक की जगह भोज में ट्रांसफ़र होकर आया था, और वह आते ही दादा भाई के चाटने लगता है कि मुझे आप पैसे खिलाते रहना, आप पर ज़रा भी आंच नहीं आएगी, जिस पर दादा भाई भी मान जाता है। फिर अगले दिन बब्बन को उसकी ऑफिसर आकर एक टिप देती है जो उसे पटनायक ने ही दी थी कि पास के एक घर में काफ़ी सारा पैसा है और वह दादा भाई का दुश्मन है, इसलिए हमें वहाँ रेड मारनी चाहिए। तब बब्बन भी पैसों के लालच में वहाँ रेड मारता है और वहाँ से काफ़ी सारा पैसा जब्त कर लेता है, जिससे बब्बन तो बहुत खुश था कि इतनी बड़ी रेड मारी है तो आधा पैसा उसका होगा। पर पता चलता है कि यह पैसा भी दादा भाई का ही था जो वहाँ खेत से निकाल कर छुपाया हुआ था। इस पर दादा भाई बब्बन को घर पर बुलाता है और सच जानकर बब्बन भी माफ़ी मांगने लगता है। साथ ही वह दादा भाई से कहता है कि फ़िलहाल तो सरकार रेड पड़वाती रहेगी, आप ऐसा कीजिए मुझे अपने सारे इलाकों के बारे में बता दीजिए, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। पर दादा भाई उसे कुछ नहीं बताता और वह चुपचाप बोझ से अपना सारा पैसा कहीं और ट्रांसफ़र करने लगता है। हालांकि इस पर तो पटनायक की पहले से नज़र थी, इसलिए वह कुछ इलाकों पर तो गेट पड़वा कर दादा भाई का पैसा जब्त करवा देता है। और फिर यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। असल में पटनायक को यह सब कुछ दादा भाई का पीए ही बता रहा था जो था तो बहुत करप्ट आदमी, पर पटनायक ने उसका ज़मीर जगा दिया था। तब से वह पटनायक की मदद करने में लगा था। हालांकि जब यह बात दादा भाई को पता चलती है तो वह पीए को खूब मारता है और कहीं और शिफ्ट करवा देता है। इधर पटनायक की बीवी भी उन लड़कियों से जाकर मिलती है जिनका दादा भाई ने शोषण किया था, और वह उन्हें मनाने लगती है कि दादा भाई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। वहीं दादा भाई ने आज उस वकील को भी 5 करोड़ देकर खरीद लिया था ताकि वह अपील को ख़त्म कर दे। तब वकील भी मान जाता है। अब कोर्ट का सीन आता है जहां दादा भाई को लग रहा था कि ये वकील तो मेरी साइड से ही बोलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। वकील आते ही सीधा दादा भाई की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वह उसे 5 करोड़ देकर अपील ख़त्म करने के लिए कह रहा था। साथ ही वकील दादा भाई के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा देता है कि कैसे उसने अपने लवर को मार डाला, यहाँ तक कि कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी कर चुका है। इसलिए वह जज से रिक्वेस्ट करता है कि वह दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर दे ताकि वह वहाँ के लोगों को डरा ना सके। तब जज भी दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर देते हैं और पटनायक इससे बहुत खुश होता है कि चलो दादा भाई के साथ कुछ तो हुआ। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि पटनायक ने पहले से ही वकील को आगाह कर रखा था कि दादा भाई उसे खरीदने की कोशिश करेगा, इसलिए वकील पहले से तैयार था। हालांकि दादा भाई चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो अपनी सारी ताकत लगा देता है अपने आप से तड़ीपारी हटवाने में।
वहीं आज पटनायक अपने हेड से मिलता है और सबूत दिखाकर कहता है कि मैं दादा भाई के यहाँ से 500 करोड़ की रेड मारूंगा, इसलिए मेरे ऊपर से सस्पेंशन हटा दीजिए, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं कभी रेड मारने नहीं जाऊंगा। यह सुनकर उसके हेड पटनायक को उसकी पोस्ट दे देते हैं। फिर पटनायक सीधा हो जाता है और यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है। असल में बब्बन का ट्रांसफ़र पटनायक ने ही यहाँ करवाया था और बब्बन पटनायक का ही आदमी था जो दादा भाई पर नज़र रखने आया था। फिर बब्बन बताता है कि मैंने दादा भाई के सारे इलाकों पर नज़र रखी है और डर के मारे दादा भाई ने 1 महीने के अंदर अपना सारा पैसा नए होटल में लगा दिया है। अगर हम ठीक से उस होटल की जांच करेंगे तो हमें वो मिल जाएंगे। इस पर पटनायक सीधा वारंट लेकर उसी होटल में रेड मार देता है। वहीं इस समय दादा भाई अपने चुनाव की मीटिंग के लिए कहीं और जा रहा था, जिसके बाद पटनायक और उसके साथी पूरा होटल खंगाल लेते हैं, पर उन्हें तो अभी तक कुछ नहीं मिलता। तब पटनायक अपने दिमाग पर जोर डालता है और एक एक दीवार चेक करने लगता है। तभी एक दीवार जो खोखली थी उसे तोड़ने पर उससे काफ़ी सारा पैसा और सोना रखा नजर आता है। वहीं पटनायक के साथियों को हर बाथरूम में सोने के नलके लगे मिलते हैं जिन्हें वह जब्त कर लेते हैं। हालांकि जैसे ही यह रेट वाली बात दादा भाई को पता चलती है तो वह सीधा होटल जाते हुए सीएम को फ़ोन करता है ताकि वो रेट रोक सके, लेकिन सीएम साफ मना कर देता है कि यह सेंटर का मामला है, जिस पर दादा भाई पीएम को फ़ोन लगा देता है, लेकिन पीएम भी उसका फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि ऐसे तो उनका नाम भी खराब हो सकता था। इससे दादा भाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वह भोज की जनता को उकसा देता है पटनायक और उसके लोगों को मारने के लिए, जिसके बाद अब भोज की जनता उस होटल में घुसने लगती है और पटनायक को समझ नहीं आता कि वह अपने लोगों की जान कैसे बचाए। हालांकि यहाँ पटनायक को दादा भाई का पीए भी मिल गया था जिसे उसने यहीं बांध कर रखा हुआ था। फिर पटनायक अपना दिमाग चलाता है और ऊपर से दादा भाई का पैसा उड़ाने लगता है, जिसे जनता उसे लूटने में लग जाती है और पटनायक कहता है कि ये पैसा भी इन्हीं का था जो अब इन्हें मिल रहा है। हालांकि तभी दादा भाई आता है और वह भी यह देखकर हैरान था कि ये पटनायक कर क्या रहा है। जिसके बाद पटनायक नदी में से दादा भाई का काफ़ी सारा सोना निकलवा लेता है जो वहीं के एम्प्लॉय ने बताया था, और इस तरह से दादा भाई का सारा पैसा अब पटनायक ने जब्त कर लिया था। ये देखकर दादा भाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों के साथ उस पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी समय वहाँ दादा भाई की माँ आ जाती है, जिनके साथ वही लड़कियाँ थीं जिनका दादा भाई ने फ़ायदा उठाया था, और पता चलता है कि पटनायक की बीवी ने उन लड़कियों को सच बोलने के लिए मना लिया था और सबसे पहले उन्होंने जाकर यह बात दादा भाई की माँ को बताई थी। इसलिए वो आकर दादा भाई के थप्पड़ मारती है और दादा भाई आज पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि उसकी माँ सच्चाई जान गई थी, जिसके बाद दादा भाई चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है और वहीं पटनायक जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे नेहा नाम की चिट्ठी दी थी। असल में वो नेहा का दादा था जो सच सामने लाना चाहता था। फिर हम दादा भाई को देखते हैं जो अब जेल में था और पटनायक से गुस्सा था। तब उसके पास ताऊ जी आते हैं जिनका पैरोल खत्म हो गया था। यहीं पे ये मूवी खत्म होती है।